दूसरा, कल 8 मार्च को हरियाणा के वित्त मंत्री के तौर पर सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। यह सीएम मनोहर लाल का तीसरा बजट होगा। कोरोना के कारण सुस्त अर्थव्यवस्था और जनता की उम्मीदों के बीच कैसे सीएम संतुलन बनाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। मनोहर पिटारे में हरियाणा के लिए क्या क्या होगा, किस सेक्टर के लिए क्या विशेष सौगात मिल सकती है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बजट में लोक कल्याण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जा सकता है। इसी के साथ स्वास्थ्य और ढांचागत विकास को गति देना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हो सकता है। वित्त मंत्री के तौर पर राजस्व खर्चों में कटौती और पूंजीगत खर्च को बढ़ाया जाना सीएम मनोहर लाल की प्राथमिकता में शामिल हो सकता है। जो हमारे मेंबर साहिबान हैं, उनके सुझाव भी उसमें काफी शामिल किए हैं। तो इस बार बजट तैयार करने से पहले, जैसे लगातार 3 साल से हम कर रहे हैं, 8 तो मेरी बड़ी बैठकें हुई हैं। डाक के द्वारा बहुत लोगों के सुझाव आए हैं, लगभग 550 लोगों से, और सुझाव और वार्तालाप हमारे हुए हैं। और मैंने स्वयं 3 दिन उन सबका अध्ययन किया है। जहां तक संभव हुआ बजट की मर्यादाओं में जिस चीज को शामिल करना संभव लगा उन्हें किया है। कुछ ऐसे जवाब भी हैं जो हो सकता है इस बार नहीं तो अगले बार करेंगे। आखिर ये लगातार चलने वाला काम है, लगातार हम करते रहेंगे। और आपको इतना विश्वास दिला देता हूं कि प्रत्येक वर्ग को अच्छी तरीके से सरकार एक और पे टच भी करेगी और नए इंसेंटिव्स भी ऐसे प्रदेश में लेकर आएगी पॉलिसीज के माध्यम से, जो प्रदेश को एक दिशा डेवलपमेंट और प्रगति की ओर पे देने का काम करेगी। सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा उद्यमियों, व्यापारियों और किसानों समेत करीब 1 दर्जन क्षेत्र के लोगों से विचार विमर्श के बाद बजट तैयार किया गया है। तो यही लगा लीजिए आपकी महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है, और मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि गरीब की जनता को हित में रखकर ही बजट से कहीं बजट के लिए तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द उनका बजट पास करवाओ और ये चीजें महंगी से सस्ती करवाओ। मैं वकीलों भाइयों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इस बजट में वकीलों का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं वो वकील भाई हुए हैं, वकील बेरोजगार हुए हैं। जो हमारे वकील साथी हैं उनके लिए कम से कम एक ऐसी योजना शुरू करी जाए जिनके उनके आने वाले भविष्य के लिए, जैसे कि आपको पता है कि वकालत ऐसा परमानेंट कोई पेशा नहीं है। उनके पास केसेस आते हैं और वो अपना काम करके अपने घर चले जाते हैं। उनका ना कोई सैलरी का है, ना कोई उनका पेंशन का है, ना कोई उनका प्रोविडेंट फंड का कोई ऐसा कोई वो है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार कोई ऐसी स्कीम लेके आए, जैसे दिल्ली सरकार ने भी पीछे कोरोना के टाइम में करोड़ों रुपए वकीलों के लिए फंड निकाला था अलग से। ऐसे ही हम हरियाणा सरकार, जैसे हरियाणा में हम प्रैक्टिस करते हैं करनाल में, तो हरियाणा सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं। सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी संभाल के कहानी चलावे। गरीब आदमी कतई मरा हुआ है। महंगाई है, जो फंड है जो 140 रुपए की 60 रुपए की आ रही है। आलू है 70 रुपए धड़ी है, केला 50 रुपए दर्जन है, शकरकंदी 60 रुपए किलो है जी। अब बताओ क्या करते हैं। एक तरफ जहां कोरोना के कारण मंदी की मार और सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता भी बड़ी उम्मीद से बजट की तरफ देख रही है। देखना होगा सीएम मनोहर लाल इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। हरियाणा के बजट में किस क्षेत्र को क्या और कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पैनल से आइए मिलवाते हैं। हमारे साथ शिक्षाविद बबीता त्यागी हैं, प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, दोनों का नमस्कार। प्रोफेसर साहब, कल से कितनी उम्मीद लगाएं हम? जी देखिए, ये हरियाणा की आशाओं का बजट, हरियाणा के सपनों का बजट आने वाला है, जिसमें छात्रों का, उद्यमियों का, व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, वकीलों का, पेंशनधारियों का और खास तौर पर गृहिणियों का खास ध्यान रखा जाने वाला है। ये बजट राजस्व घाटे को तो कम करेगा ही, लेकिन जन जन की आय किस प्रकार से बढ़े, प्रगति किस प्रकार से हरियाणा के अंदर तो आए
और हरियाणा वासियों के चेहरे पर किस प्रकार से मुस्कान आए, उनके जीवन में खुशहाली आए, इस प्रकार का एक बजट जो है मनोहर लाल जी पेश करने वाले हैं। बबीता जी, आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से, या अगर सुझाव आपसे हम मांगे कि किस तरह का ये बजट होना चाहिए? शिक्षाविद है तो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भी बोलेंगी। जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। हमारा बजट आने वाला है। हरियाणा के इस बजट में एक शिक्षिका के रूप में मैं तो सरकार से यही उम्मीद करती हूँ, और मुझे लगता है हर एक पढ़े लिखे आदमी की यही उम्मीद होगी कि सरकार सबसे ज्यादा जो काम करे वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत, हम अगर हरियाणा को देखें तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। इन 2-2.5 सालों में, पैंडेमिक के इस बुरे दौर में हरियाणा के विकास की गति को कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है, और इस गति को अगर हमें वापस से लाना है तो ये जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के बड़े लेवल पे अवसर क्रिएट किए जाए, और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी सरकार काम करे, और रोजगार तो है ही। अगर शिक्षा की बात मैं करती हूँ तो मेरा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, जैसा हर साल होता है कि बड़े बड़े अमाउंट, बड़ी बड़ी एलोकेशंस बजट के टाइम पर बता दी जाती हैं कि इतने करोड़ का बजट में से हिस्सा शिक्षा पे जाएगा, लेकिन जब हम उसको असली मायने में देखते हैं तो हम पाते हैं कि पूरे देश के जीडीपी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारी सरकार शिक्षा की तरफ उठा के रख देती है। जबकि अगर आप किसी भी एडवांस देश की इकोनॉमी को उठा के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पूरे यूरोप के देशों में जो आज वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, इस पैंडेमिक से तो पूरी दुनिया ही जूझ रही थी, लेकिन इस पैंडेमिक के बाद भी आप देखिए विदेशी कुछ ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ ली। इसका एक बड़ा कारण जो हम एज अ टीचर फील करते हैं वो है कि वहां के जो सरकार थी उन लोगों ने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपनी शिक्षा पे रखा, और ऐसा आज से नहीं, ऐसा सालों साल से चलता जा रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, 1964 में भारत में यूजीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे दौलत सिंह कोठारी जी। कोठारी कमीशन उनके अंडर बना था, उनकी चेयरमैनशिप में बना था। इस कोठारी कमीशन ने 1964 से 66 के बीच में, यानी आज से आप लगाइए 40-45 साल पहले, लगभग 50 साल पहले उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर देश को सच में विकसित अवस्था तक ले जाना है तो जीडीपी का 6% हमें शिक्षा पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हमसे जुड़े हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन्हें ये बताना भी चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि अब तक की सभी सरकारों ने उस 6% को आज 2022 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 3-4% से ऊपर आज तक ये बजट का हिस्सा बना ही नहीं है। जबकि अगर देश के विकास की बात की जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए शिक्षा पर खर्च करना। देखिए, बाकी सब कुछ जरूरी है, लेकिन बेसिक नीड है अच्छी शिक्षा, और उस शिक्षा पे अगर हम पैसा नहीं खर्च करेंगे या उस शिक्षा पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उभारना बड़ा मुश्किल होगा। तो हरियाणा के बजट में मैं चाहती हूँ, और मेरी तरह सभी टीचर्स और जितने पेरेंट्स हैं वो सभी चाहेंगे कि शिक्षा पे सरकार थोड़ा सा ज्यादा फोकस करे, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छे अवसर मिल सके। साथ ही साथ रोजगार पर काम करे, ताकि टीचर्स की वैकेंसी जो लंबे टाइम से पेंडिंग है उनके ऊपर भी सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर मिलकर काम किया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था, हरियाणा की अर्थव्यवस्था आसमान को छूने में सक्षम रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, इनके विश्वास पर खरे उतरेंगे आप रावल साहब? पर हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। 2014 में जब से भाजपा की सरकार बनी हरियाणा के अंदर, तब से हम निरंतर इसी दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में हमने जो हरियाणा में जब हमने सत्ता संभाली थी उस समय हरियाणा में महाविद्यालय हमारे साथ जुड़ गए, कृषि विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर राजेश अरोड़ा भी हमारे साथ अब पैनल का हिस्सा बन गया, बिजनेस एक्सपर्ट है। मैं आप दोनों के पास भी आऊंगी। अभी आप बीजेपी स्पोक्स पर्सन को सुन रहे हैं, शिक्षा पर जवाब दे रहे हैं, बोलिए रावल साहब। जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, तब हरियाणा के अंदर 105 महाविद्यालय थे। हमने वो संख्या 105 से बढ़ाकर 169 कर दी, 169 कर दी। ये 7 सालों की बात कर रहा हूं। हमने जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं हरियाणा के अंदर, 43 फंक्शनल और नॉन फंक्शनल यूनिवर्सिटीज थी, आज वो बढ़कर 57 फंक्शनल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं। हमने हर 20 किलोमीटर से कम दायरे में किसी महिला छात्र के लिए महाविद्यालय का वहां पर बनाया है। विद्यालयों की जहां तक बात है, हर 5 किलोमीटर के दायरे में
से ज्यादा दूर किसी महिला या किसी बच्ची को, किसी लड़की को ना जाना पड़े, किसी छात्रा को ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था की है। हमने उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए आदर्श संस्कृति स्कूल बनाए हैं, जिसकी खूब चर्चा है, पूरे देश के अंदर चर्चा है। और जो हमारा सुपर 100 प्रोग्राम है, जिसमें हमने जेईई और दूसरे जो कंपटीशन प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए जरूरतमंद और मेधावी छात्रों का जो एडमिशन्स के लिए हम कोचिंग देते हैं, इसकी तो दुनिया भर में चर्चा है। यहां तक कि वॉशिंगटन टाइम्स ने इसको इस एक रिपोर्ट में स्थान दिया है और दिखाया कि कितना सफलता से हम इस सुपर 100 प्रोग्राम को चला रहे हैं। देखिए, हम निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर रोजगार सृजन का काम कर रहे हैं। स्किलिंग की जहां तक बात है, मैं सुन रहा था, बबीता जी बहुत अच्छे से बता रही थी, स्किलिंग बहुत जरूरी है। हमारी शिक्षा जो है रोजगार पारक होनी चाहिए। हमने देश के अंदर पहली स्किल यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई। उसके बाद देश के अंदर 2-3 यूनिवर्सिटीज बनी हैं, सबसे पहले हरियाणा ने बनाई। इसके अलावा हमने 1,69,000 बच्चों को प्रशिक्षित किया, स्किलिंग की हमने। और इसके अलावा हम ये मानते हैं कि करीब 1 लाख से ऊपर रोजगार जो है हमने निजी क्षेत्र में इस स्किलिंग के कारण जो है उत्पन्न हुए। बहुत सारे बच्चे फिटिंग के, प्लम्बिंग के, कारपेंट्री के, इस तरह के कामों में गए हैं। देखिए, ये भी काम है, ये भी रोजगार बनाने की बात है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और बच्चों का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, इसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। 134A जिस पर आज चर्चा भी हुई, उस 134A को हमने आकर लागू किया। 2007 से बनी हुई योजना को 2014 में आने के बाद हमने पहला एडमिशन किया। तो ये सारे काम हमने किए हैं। राइट टू एजुकेशन की जहां तक बात, जो 2009 में जो बना हुआ कानून है, उसको भी हम अब आकर लागू कर रहे हैं। तो हमारी जो दिशा है वो बबीता जी जिस प्रकार से सुझाव दे रही हैं, उसी दिशा में है हम काम जो कर रहे हैं। तेजी से काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं और निरंतर इस काम को करेंगे। नई शिक्षा नीति हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा स्कूल के अंदर पहुंचे, उसकी व्यवस्था बनाएंगे और प्रत्येक बच्चा जो स्कूल से बाहर निकले वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बने, जिसको मार्केट जो है रोजगार के लिए एक्सेप्ट करे। हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर संजय, बजट से क्या उम्मीदें हैं सर, और कृषि के सेक्टर में किन नई चीजों को लेकर आप आशान्वित हैं? नमस्कार अनामिका जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। और आपका इसमें शुक्रिया बहुत कि सारी आप चीजें हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर काफी सारी चीजें। थैंक यू मैम। सबसे मेन चीज है कि कृषि के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर सरकार अभी काफी फोकस कर रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए और उसके लिए मोटिवेट कर रही है। क्योंकि आज हम इतना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है हमारे खेतों के अंदर, हम सब उसको खा रहे हैं अनाज को, और उससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो अब सरकार का ध्यान बहुत लेट गया है, लेकिन अभी भी सरकार इस पे काम करेगी तो काफी ग्रोथ के चांसेस हैं और काफी इसमें स्कोप है। और लेकिन उसमें फार्मर को काफी बढ़ावा देना पड़ेगा, मिट्टी जांच टाइम टू टाइम वो कराएं, और ताकि जो है फार्मर जब अवेयर होगा कि खेती के अंदर क्या चीज यूज करे, क्या चीज नहीं यूज करे। अभी बहुत सारे पशुपालक और जो किसान भाई हैं वो अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, और एक ने डाला दूसरे देखो देख जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, जबकि इतने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर भी उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा। अनामिका जी। ठीक है प्रोफेसर साहब। निश्चित तौर पर हमने जिस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया है, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बढ़ा ही रहे हैं, बागवानी को हमने बहुत बढ़ावा दिया है। हमने किस प्रकार देश के अंदर पहली सरकार बने हैं, हरियाणा की जो प्रदेश सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, वो पहली सरकार है जो पूरे देश के अंदर बागवानी के जो क्रॉप्स हैं उनको फसल बीमा योजना के तहत लेकर आई है। और ध्यान रहे, इसमें केंद्र सरकार नहीं है, इसमें हरियाणा की प्रदेश सरकार अपनी तरफ से बागवानी के लिए बीमा कर रही है। ये एक सराहनीय काम है। इसके अलावा भी हमने प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 74,000 किसानों को हमने अलग अलग तरीके से प्रोत्साहन दिया है। वो उसकी एक अलग अलग योजनाओं में क्योंकि प्रोत्साहन दिया है, तो उसकी कहेंगे तो मैं उसकी डिटेलिंग भी करूंगा। तो उसमें भी हमने करोड़ों रुपया जो है किसान को उसमें दिया है। सोयल हेल्थ के लिए किसान को उसकी भूमि में क्या सबसे ज्यादा उपजाऊ हो सकता है, कौन सी फसल सबसे ज्यादा सूट करती है, उसके लिए हमने सॉइल लेबोरेटरीज सेटअप किया है। इससे न केवल जो है किसान को अपनी भूमि में क्या फसल लगानी चाहिए इसका बेहतर तरीके से पता चलेगा, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होगा। इससे
हमने इस प्रकार की सारी योजनाएं कर रहे हैं। हम फ्यूचरिस्टिक हैं। अभी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से हरियाणा के अंदर एक टीम भेजी, जो कि हमारी मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना हरियाणा के अंदर मनोहर लाल सरकार ने लागू की थी, एक केंद्रीय टीम ने आकर उसका मॉडल जांच किया कि किस प्रकार इसको पूरे देश में लगाएं। हम केवल प्रशंसनीय कार्य नहीं कर रहे, हम अनुकरणीय काम कर रहे हैं। हमारे काम का अनुसरण जो है अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं और इसके लिए हम गौरवान्वित भी हैं और खुश भी हैं, और हम जानते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। इसी दिशा में और तेजी से काम करने की आवश्यकता है, हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूंगी। और बिजनेस एक्सपर्ट क्या चाह रहे हैं उद्यमियों के लिए, क्योंकि काफी रोजगार को लेकर हमने बीच में देखा, हालांकि सबसे तो नहीं लेकिन कई गुटों से टकराव भी रहा 75% और कैपिंग वाली बात को लेकर। लेकिन अभी क्या उम्मीदें हैं ओवरऑल बजट से 75% के अलावा भी, उस पर डॉक्टर राजेश अरोड़ा। सबके साथ हम अपना मत साझा कर सकते हैं। मैं सभी विशेषज्ञों को ध्यान से सुन रहा था और काफी सारी उपलब्धियां सरकार की बताई गई। एक चीज जो अच्छी है अपने हरियाणा सरकार की यहाँ पर, कि हमारा लिटरेसी रेट जो साक्षात रेट है जो 80% से भी ज्यादा है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जब स्किल डेवलपमेंट की बात होती है तो हम कहते हैं कि हर 5 में से 1 व्यक्ति स्किल्ड है। जिस डिजिटल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, स्किल्ड ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, या टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, या एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसको हम वोकेशनल एजुकेशन तक लेके जाएं और उसका बजट का प्रावधान अच्छा हो, ताकि ऑटो इंडस्ट्री कोई हो या फुटवेयर की इंडस्ट्री हो जो हरियाणा में चल रही, हैंडलूम्स हो, हेल्थ केयर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एरियाज हो जहाँ नैनो टेक्नोलॉजी का काम हो या बायोटेक्नोलॉजी का काम हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, तो जितनी भी एमएसएमई कंपनीज सामने हैं हमारे, उनको काफी सारा बजट का फायदा मिले इससे, ताकि खाली हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करना है, बट उन इंडस्ट्रीज को भी उसका फायदा मिले कि किस तरह से वो लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट मिशन में भागीदारी हो सकती है उनकी। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कोई बजट में ऐसा प्रावधान हो कि ये सारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज को कोई ऐसा फायदा हो जिससे कि वो लोकल लोगों को भी अच्छा से ट्रेन कर सके। इन सुझावों को किस तरह से ले रहे हैं या शामिल किया, कुछ तो बोलिए राहुल साहब। उत्सुकता आप समझ रहे होंगे मेरी, मुझे पता है पिटारा कल ही खुलेगा, लेकिन इस दिशा में कुछ कर रहे हैं वो तो बता सकते हैं प्रभु। हम इस दिशा में चल रहे हैं। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन HSDM जो है, या NSDC की बात है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत हमने जो स्किल सेंटर्स बनाए हैं, इसके तहत मैंने बताया कि 1 लाख के करीब युवाओं को रोजगार मिला है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो इंडस्ट्रीज को दिया है वो दिया है कि उनके यहाँ पर स्थानीय ही बच्चे, स्थानीय ही कैंडिडेट्स उनको दिए हैं जो कि स्किल्ड हैं, यानी स्किल्ड लेबर हमने प्रोवाइड की है। देखिए, एक इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज रहता है, लेबर टर्नओवर एक इशू रहता है, लेकिन वो टर्नओवर कम रहे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश के अंदर हम दूसरे स्थान पर हैं। वो इसलिए कर पाए क्योंकि हम बेहतर तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रहे हैं, बहुत स्थानों पर, अधिक जगह पर दे रहे हैं। इसके अलावा स्किल्ड लेबर दे रहे हैं जो उनके दरवाजे पर खड़ी है, उन्हें केवल एम्प्लॉय करना है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो हम जानते हैं, CSR जिसको बोलते हैं, उसमें भी हमने पूरी स्वायत्ता दी है इंडस्ट्रीज को। दूसरे प्रदेशों की तरह नहीं, जहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हम जानते हैं कि कुछ साल पहले तक जो उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा के अंदर और मैनपुरी के अंदर जो प्रोग्राम किए जाते थे उस पर ज्यादा नहीं जाते, लेकिन वो प्रोग्राम्स जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत करवाते थे। अब हम चाहते हैं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है उसमें भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो चीजें हैं उनको लेकर आए, ताकि कॉलेज से निकला हुआ विद्यार्थी, किसी पॉलिटेक्निक से निकला हुआ विद्यार्थी, कोई बीटेक का विद्यार्थी, कोई ITI से निकला हुआ विद्यार्थी, उसकी ग्रूमिंग उस तरीके से हो पाए ताकि एक इंटरफेस की तरह CSR जो है वो काम करे। और इस पर हम काम कर रहे हैं, इसकी हमारी भूरी प्रशंसा हो रही है। तभी हमने इंडस्ट्री फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट बनाया है, एक के बाद एक इंडस्ट्रीज ने हरियाणा का रुख किया है। ठीक है, अब जवाब से कितना संतुष्ट है हमारा पैनल वो एक एक करके पूछ लेते हैं। बबीता जी, आपको जवाब मिला था? जी, मैं सुन रही थी सभी पैनलिस्ट की बातें, और यहाँ मैं थोड़ा सा
बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी के साथ कहीं ना कहीं मेरी सोच मैच नहीं कर रही है, क्योंकि रावल जी ने कहा कि बहुत सारे स्किल्ड लेबर हरियाणा में तैयार कर लिए हैं। पर रावल जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, आज भी आप देखिए, चाहे बीजेपी की सरकार है या एक दौर में कांग्रेस की सरकार थी या जो भी सरकारें रही, स्किल्ड लेबर की हमेशा से कमी अखरती रही है हर बिजनेस करने वाले इंसान को। जहाँ तक बात है कि स्किल्ड लेबर हम तैयार कर रहे हैं, बीटेक किए हुए बच्चे या आईटीआई किए हुए बच्चे, तो सर आप ठीक है मैम, वक्त नहीं है, क्विक रिएक्शन प्रोफेसर साहब, क्विक रिएक्शन। जी देखिए, हमने रोजगार मेले लगाए हैं और मैडम बबीता जी भी एक बार अगर अध्ययन करेंगे हरियाणा के अंदर हमने किस प्रकार से बड़ा परिवर्तन किया है। मैंने बताया 1,69,000 बच्चों को प्रशिक्षित किया है, 1 लाख नए रोजगारों का सृजन गहन अध्ययन, किया है। चिंतन मंथन सब होगा सर कल, और हमने जो ट्रेडिशनल, बड़े माफी चाहूंगी सर, फिर दोबारा बैठ जाएंगे एक साथ, अभी तो डिबेट होते रहने हैं, वक्त की यहाँ पर थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप सबों का जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। कैसा हो बजट?